वेलकम बैक। दुनिया इस वक्त ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का शिकार है और इस वक्त हम देख रहे हैं कि ऐसे खित्ते, ऐसे रीजन जो कि लकदक सहरा हुआ करते थे, अब क्लाइमेट बिल्कुल चेंज हो चुका है। वहाँ पे बहुत ही एक्सट्रीम पैटर्न्स हैं, चाहे वो बारिशों हो या फिर वो सैलाब और तूफ़ान हो। इनकी वजूहात ज़ाहिर है कि इस वक्त जो कार्बन का अखराज है उसकी वजह से ये पूरा का पूरा जो हमारा माहौलियाती और मौसम का जो निज़ाम है ये तब्दील हुआ, लेकिन हमें इसी निज़ाम के साथ रहते हुए इसको दुरुस्त भी करना है और आगे मईशतों को भी उस तरीके से चलाना है, क्योंकि ये पूरी दुनिया का इस वक्त एक मसला है। अब इसको किस तरीके से दुरुस्त किया जा रहा है और इसमें जो एक कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जो है ये बड़ा आजकल इसकी बात हो रही है कि पूरी दुनिया भर की जो एक्सपोर्ट्स हैं, जो बरामदात हैं, उनके ऊपर ये नाफिज होगा। और एक अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इसका क्या है कि 2050 तक तकरीबन 36% कार्बन का अखराज जो है उसको कम करना है। लेकिन इन तमाम पॉलिसी से हम जैसे मुल्क जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो बड़ी मुतासिर हो सकती हैं। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा मुतासिर हो सकती हैं। उसके ऊपर ये एडिशनल टैक्सेस जो हैं वो एक उनकी जो कॉम्पिटिटिवनेस है मार्केट के अंदर वो उसको मुतासिर कर सकती है। तो वे आउट क्या है, पहले तो प्रॉब्लम है कितना संगीन ये हम जानेंगे और फिर वे आउट क्या होगा इसके ऊपर मैं बात करूंगा। डॉक्टर आबिद सुलेरी माहिर मुआशियात हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो आज के अखबारात में आपका एक आर्टिकल जो है इस हवाले से हमने पढ़ा CBAM के हवाले से, तो बताइएगा ये है क्या और फिर इसके असरात क्या हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस वगैरह क्या हैं डॉक्टर साहब? जी शुक्रिया इमरान। यूरोपियन यूनियन में ये एक मैकेनिज्म राइज है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म अक्टूबर 2023 से। और बुनियादी तौर पे इसका मकसद ये है कि यूरोप में फ़िलहाल तो 6 प्रोडक्ट्स हैं, एल्युमिनियम, स्टील, फर्टिलाइज़र, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी। अभी तो इन पे है कि जो भी इंपोर्ट इन चीज़ों की होगी यूरोप में, अगर उनके बनाने में कार्बन का अखराज जो है वो यूरोप के जो अलाउड कार्बन के अखराज से ज़्यादा है, तो वहाँ पे इंपोर्टर को इसका टैक्स देना पड़ेगा कार्बन टैक्स के नाम से मिशन ट्रेडिंग सिस्टम में। 1 जनवरी 2026 में बाकी तमाम सेक्टर्स का जो है वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। और ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि हो सकता है कि टेक्सटाइल और बहुत सी एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो भी 1 जनवरी 2026 के बाद अगर यूरोप में उनको एक्सपोर्ट किया जा रहा होगा, तो वहाँ पे अगर अक्रॉस सप्लाई चेन उसका जो कार्बन का जो अखराज है वो बनाने वाले मुल्क में ज़्यादा है यूरोप की निस्बत, तो वहाँ पे उस पर टैक्स लगेगा। यानी सादा अल्फाज में मैं कहूँ कि अगर पाकिस्तानी जो एक्सपोर्टर है टेक्सटाइल का, अगर वो फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर वो जो कपास उगाने वाले हैं वो फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर हमारी सप्लाई चेन ग्रीन नहीं, तो हमारा जो कपड़ा, हमारे जो यॉन यहाँ से यूरोप में जाएगा उस पर एक एडिशनल टैक्स लग जाएगा, जो कि हमारी एक्सपोर्ट्स को नॉन कंपेटिटिव कर देगा उन ममालिक के मुकाबले में यहाँ पे के ग्रीन एनर्जी इस्तेमाल हो रही है या यहाँ की इकोनॉमीज ज्यादा। एज ए होल तो सर इस वक्त हमारी सप्लाई चेन ग्रीन नहीं है? बिल्कुल नहीं है, बल्कि सिर्फ हम ही नहीं, बहुत से डेवलपिंग कंट्रीज है जिनकी सप्लाई चेन जो है वो ग्रीन नहीं। अव्वल तो हमारी सप्लाई चेन ग्रीन नहीं, दूसरा हमारे पास कोई ऐसी इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन बॉडी भी नहीं जो कि हमारा आज का मिशन मेजर कर सके, और अगर हम कुछ करेक्टिव मेजर ले लें तो वो बता सके कि अच्छा जी इतने यूनिट जो हैं वो कम हो गए और उसके उस सर्टिफिकेट को यूरोप में तस्लीम कर लिया जाए। तो ये मसला सिर्फ आपकी सप्लाई चेन को ग्रीन करने का नहीं, इसके अलावा जैसे किसी ज़माने में आपने कटैक्ना और SCGC जैसे प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन अदारे आए थे जो कि क्वालिटी चेक करते थे, इसी तरह से अब आपके कार्बन को अखराज को मेजर करने के लिए भी एक्रेडिटेड बॉडीज़ हैं और पाकिस्तान में अभी वो मौजूद नहीं है, तो उनका वो यहाँ पे नहीं। अब उसमें तीसरा जो इसका पहलू, सर एक सेकंड, तीसरे पहलू से पहले मैं ये बात करना चाहूंगा कि इस वक्त अगर इन्हीं जो हैज़ार्डस चीजें हैं, मिसाल के तौर पे अगर एग्रीकल्चर इंपोर्ट्स के हवाले से बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन जो कहलाता है उसका क्वारंटाइन का जो अमल होता है वहीं पर बड़े लेने के देने पड़े हुए हैं, वहीं पर इंतहाई जो है वो गवर्नेंस खराब किस्म की है, आए दिन वहां पर केसेस आते रहते हैं। ये तो आप फिर भी बड़ी एडवांस चीजों की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और जैसा कि मैंने कहा कि अब जो 2026 के बाद वाला जो ट्रेड रजीम है वो बिल्कुल चेंज होता हुआ हमें नजर आ रहा है। आपने देखा कि
नई यूएस एडमिनिस्ट्रेशन कितनी टैरिफ सेवी है। जब ईयू अपना फुली सीबैम इम्प्लीमेंट कर रहा है तो यूएस को तो इस वक्त बहाना चाहिए टैरिफ लगाने का, तो वो भी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म ले आएगा। यूके ऑलरेडी अपना एक सीबैम तैयार कर रहा है, जो कि अब वो यूरोपियन मार्केट का हिस्सा नहीं है उस तरह से ईयू का, तो उसको सबसे ज्यादा वो इफेक्ट हो रहा होगा। तो नहीं, तो टेक्निकली डॉक्टर साहब, टेक्निकली क्या आप समझते हैं कि यूके और यूरोपियन यूनियन के ये जो मेजर्स हैं ये इस वक्त जो अमेरिका में टैरिफ वॉर जो है उसका हिस्सा बनते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर ऑब्जेक्टिव जो इनके प्रायर ऑब्जेक्टिव्स हैं इन रियल टर्म्स वो उसी को सर्व करने के लिए हैं? देखिए, ये तो ईयू ने तो ये अक्टूबर 2023 से शुरू कर रखा है। जो ट्रंप ने टैरिफ वॉर शुरू की है वो तो अब आके की है ना, तो ये तो अक्टूबर 23 से चल रहा है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इन्हीं टैरिफ्स की वजह से यूएस से जो है वो भी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, यानी जब बाकी तमाम टैरिफ वो अपने लगा चुकेंगे तो वो ऑन टॉप ऑफ इट वो भी ये वाला टैक्स भी उस पर लगा देंगे। ऑस्ट्रेलिया और जापान ऑलरेडी इसकी तैयारी कर रहे हैं, और जब ये सारे मुल्कों में लग रहा होगा तो चाइना जो है वो भी पीछे नहीं रहेगा, वो अपना एक मैकेनिज्म ले आएगा। तो पाकिस्तान जैसे जो ममालिक है, हमारे लिए कोई ऐसी एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन नहीं बचेगी यहाँ पे कि अगर हमारी जो इकॉनमी है, अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग है, अगर हमारी प्रोडक्शन है वो कार्बन उसका एमिशन कम नहीं होता तो उसको टैक्स ना देना पड़े। अब इसमें जो एक और इसमें कॉम्प्लिकेशन बढ़ती है वो ये है कि अगर आपने डेस्टिनेशन पे इस टैक्स से बचना है तो फिर उसका एक तरीका ये है कि आप अपने मुल्क में कार्बन टैक्स, तो ये जो आपको बाज़ सुनाई दे रही है कि अगले बजट में हो सकता है कि कार्बन लेवी आ जाए, कार्बन टैक्स आ जाए, तो पार्टली वो इस सीबैम को एड्रेस करने के लिए भी है कि अगर आपने अपने मुल्क में कार्बन टैक्स दे दिया है तो फिर आपको जो है वो एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन पे जाके वहां पे कार्बन टैक्स देने की जरूरत नहीं होगी। नहीं, लेकिन सर अगर हम कार्बन टैक्स लगाते हैं तो वो तो एक जो आपको मॉनेटरी इशू आ रहा है उसको आपने हैंडल करने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए, एक तरीके से पास ऑन करने के लिए आपने वो चीज़ लेकर आए ना। लेकिन जो कार्बन इमिशन असल होना चाहिए उसके ऊपर तो नहीं, ये तो सिर्फ एक मेरे ख्याल से एक जो हमारी एडजस्टमेंट की पॉलिसी होगी खाली। जी, अगर तो ये पोल्यूटर्स पे लगे कि जितना आप ज़्यादा पोल्यूट करते हैं उतना आपको देना पड़ेगा, तो फिर तो ये डायरेक्ट टैक्स बन सकता है और ये ज़्यादा पोल्यूटिंग जो इंडस्ट्रीज हैं उन पे लगेगा। लेकिन जाहिर है कि उतनी इन्फोर्समेंट कैपेसिटी हमारे पास नहीं, ये इनडायरेक्ट टैक्स होगा जो कि पेट्रोल पे, डीजल पे, इंटरनल कंबस्टन इंजन्स पे या इलेक्ट्रिसिटी पे लग सकता है। तो वो तो क्रॉस द बोर्ड सब पे लगेगा, खा वो उनकी सप्लाई चेन्स ग्रीन है या ग्रीन नहीं है। लेकिन और सर एक वर्स्ट केस सिनेरियो ये भी है कि जनाब ये पेट्रोल के ऊपर लगा दिया जाए किसी भी तरीके से, क्योंकि हमारी यहाँ कैपेसिटी जो है इदारों की वो आपके सामने ही है, लिहाजा वो भी आवाम से ही वसूल किया जाए एक तरीके से। जी, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि पेट्रोल पे, डीजल पे और गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन पे, इंटरनल कंबस्टन इंजन्स पे या इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में ये लग सकता है। तो अब देखते हैं कि IMF के साथ गवर्नमेंट क्या फाइनल करती है। लेकिन आइडियली तो अगर कार्बन लेवी या कार्बन टैक्स लगना है तो मुझे कार्बन टैक्स देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको भी नहीं होगी अगर हमें ये यकीन दहानी करा दी जाए कि ये जो हमारा टैक्स होगा ये फिर माहौल को ग्रीन करने के लिए, इंडस्ट्री को ग्रीन करने के लिए, इकोनॉमी को ग्रीन करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा होगा। तो अगर ये उस पर नहीं लगता, ये प्योरली सिर्फ फिस्कल डेफिसिट जो है उसको पूरा करने के लिए लगता है, रेवेन्यू शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए लगता है, तो शायद फिर वो जो एक इसका असल ऑब्जेक्टिव है वो अचीव ना कर पाए। लेकिन उसका फिर भी जो इनडायरेक्ट फ़ायदा इंडस्ट्रीज़ को होगा वो यही होगा कि अगर उन्होंने अपने बिल में कार्बन टैक्स दिया होगा तो कुछ हद तक वो ईयू में रिलीफ क्लेम कर पाएंगे कि चूँकि उन्होंने पाकिस्तान में ऑलरेडी कार्बन टैक्स दे दिया है, लिहाजा वो ईयू के कार्बन टैक्स से मुस्तस्ना करार दिए जाए। ओके, अच्छा, अब ये IMF जो है वो रिकमेंड कर रहा है मेरे ख्याल से $20 या $25 पर टन कार्बन टैक्स की तजवीज़, तो ये दुनिया भर के लिए, कहाँ के लिए? देखिए, इसके मुख्तलिफ पैमाने हैं और इसके मुख्तलिफ रेट्स हैं। मैंने दोबारा जैसा कि कहा कि अगर तो ये डायरेक्टली कार्बन एमिशन पे लग रहा हो, जो कि IMF की तजवीज़ है कि कार्बन इक्विवेलेंट एमिशन जो है वो देखे जाए और फिर उस पर लगे, तो फिर तो पोल्यूटर्स जो है वो उनको पे करना पड़ेगा। लेकिन
हमारे यहाँ तो ये इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा। तो फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी में जो पावर हाउसेज हैं जो कि बिजली बनाते हैं, अगर उनके कार्बन एमिशन को देखा जाएगा तो ये उन पे लगेगा। इसी तरीके से अगर ये इंडस्ट्री पे लगता है या आपके इंटरनल कंबस्शन इंजन पे लगता है, गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन पे या पेट्रोल पे या डीजल पे, तो ये एक रेवेन्यू शॉर्टफॉल को तो पूरा कर रहा होगा और एक सिग्निफिकेंट रेवेन्यू शॉर्टफॉल जो है वो इससे पूरा हो सकता है, डिपेंडिंग के गवर्नमेंट इसका रेट जो है वो क्या रखती है और कौन कौन से सेक्टर इसके अंदर आते हैं और किनको इससे मुस्तस्ना करता है। इसी पे अभी डिस्कशन चल रही है। मेरा ख्याल है कि अभी ईद की छुट्टियों के बाद जो आईएमएफ के साथ बजट मेकिंग के अगला दौर होगा नेगोशिएशन का, उसमें इस पर डिस्कशन होगी। लेकिन सर बजा तौर पर बाज़ाहिर ऐसे ही लगता है कि ये ट्रांजिशन फेज भी अगर हुआ तो अल्टीमेटली पहला ऑब्जेक्टिव तो ये होगा कि किसी तरीके से रेवेन्यू शॉर्टफॉल जो है उसको देखा जाए ताकि हम अपना जो हमारी मार्केट एक्सेस है वो मुतासिर ना हो, फिर लेटर ऑन आप उसको जाके ट्रांसफर करेंगे। और अगर ट्रांसफर आप करते हैं तो ऐसे में आपकी जो काबिल तजदीद तवानाई है, जो अल्टरनेटिव्स हैं, वो थोड़ा सा उनको एक फरोग मिल सकता है पाकिस्तान में। यानी आपकी जो सप्लाई चेन है वो ग्रीन हो सकती है, ये उसके लिए भी एक अच्छी ओपनिंग हो सकती है। जी इमरान, और इसको देखिए हमें इसको इस पहलू से भी देखना है कि पाकिस्तान को अगले 28 महीनों के लिए $1.3 बिलियन वो एक रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी से भी मिल रहा है, क्लाइमेट चेंज। और उसमें जो दो चीज़ें हैं, एक तो यही है कि हमें अपनी इकोनॉमी ग्रीन करनी है, हमें डिजास्टर मैनेजमेंट और डिजास्टर अर्ली वार्निंग को बेहतर बनाना है, डिजास्टर की स्पेंडिंग को ट्रांसपेरेंट करना है, और तीसरा ये है कि हमें पानी के एफिशिएंट यूज़ की तरफ देखना है और पानी की मीटरिंग जो है, पानी का बिल जो है वो भी बढ़ाना है। तो आप देखेंगे कि जो पानी की मोनेटाइजेशन होगी, जिस तरीके से गैस और बिजली की मोनेटाइजेशन है, इसी तरीके से पानी का रेट जो है वो बढ़ेगा, वो इरिगेशन सेक्टर में भी और शायद ड्रिंकिंग सेक्टर में भी। और इसी तरीके से ये जो कार्बन टैक्स है ये रेवेन्यू शॉर्टफॉल भी पूरा करेगा, ये सारे फैसिलिटी में भी हेल्पफुल होगा और ये सी बैंक की तैयारी में भी मदद दे रहा होगा। ठीक, बट सर इस वक्त सूरत हाल ये है कि गवर्नमेंट एक स्टेप आगे बढ़ती है और आगे बढ़ते में आपने देखा कि सोलर एनर्जी को इंसेंटिवाइज किया, सारी चीज़ें हो गई, लेकिन फिर उसी में 2 कदम पीछे हटना पड़े नेट मीटरिंग के हवाले से। जब लोगों ने वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया तो फिर ये उसका एडवर्स इफेक्ट हुआ। हमारी पॉलिसी मेकिंग जो है वो कितनी अहम है इस पूरे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चेंज होगा, ये बहुत ट्रांजिशन फेज होगा, तो इसमें पॉलिसी मेकिंग कितनी अहमियत की हामिल है? देखिए मेरा ख्याल है कि अब हमें थोड़ा सा जो आने वाला वक्त है उसके तकाजे को समझना होगा। ये सिर्फ आईएमएफ को या यूरोपियन यूनियन के जो डिमांड्स हैं उन्हीं को मीट करने के लिए नहीं, ये आने वाली नस्लों की बका के लिए, और ये समझते हुए कि अब पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है वो उसका दारोमदार क्लाइमेट चेंज पे है, और जो क्लाइमेट चेंज के लिए काम करना है वो होल ऑफ पॉलिसी, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच होगा। ये नहीं हो सकता कि सिर्फ एक मिनिस्ट्री या एक डिपार्टमेंट को दे दिया जाए। और अच्छी चीज़ ये है कि पाकिस्तान में आप देखें वजीर ख़जाना इस पे बात कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज के हवाले से। ये आपने पहले नहीं देखा होगा, बड़ा रेयर है कि वजीर ख़जाना इस पे बात करें, प्राइम मिनिस्टर इस पे बात कर रहे हों, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इस पे बात कर रहे हों। तो पहले क्लाइमेट चेंज के जो सेक्टर है या इसकी मिनिस्ट्री को एक मार्जिनलाइज किस्म की खुडे लाइन मिनिस्ट्री समझा जाता था, लेकिन अब हमें अंदाज़ा हो गया है डिजास्टर्स को फेस करने के बाद भी आगे टैरिफ रजीम और क्लाइमेट ट्रेड। डॉक्टर साहब, वो क्लाइमेट फाइनेंसिंग का भी तो बहुत बड़ा एक मामला है ना, उसके लिए भी तो बड़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं, तो क्यू ब्लॉक को तो इन होना ही था ना इसके अंदर फिर। तो ये एक अच्छी बात है कि कम से कम इसमें अगर ये बड़ी मिनिस्ट्रीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं तो शायद इस पे कुछ पॉजिटिव जो स्टेप्स हैं और पॉजिटिव मेजर्स जो हैं वो भी लिए जा सकें, ताकि ये जो क्लाइमेट फाइनेंसिंग की अपॉर्चुनिटी हो, क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए जो है, या जो आपकी एक इंडिजिनस क्लाइमेट रेजिलियंस है उसको भी हमें डॉक्यूमेंट करना है। मैं अक्सर कहता हूं कि देखिए आपके जो फ्लड का एस्टिमेट था लॉस का और डैमेज का वो $30 बिलियन था। जिनीवा प्लेजेस हुई थी $9.8 बिलियन की, और अभी पिछले हफ्ते वजीर खजाना ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि सिर्फ 1/3 प्लेजेस आ सकी, यानी तकरीबन $3 बिलियन की प्लेजेस जो है वो आपको मिली। आप कराची में बैठे हैं, आप यकीनन सैलाब से मुतासरा इलाकों में सैलाब के बाद आपका चक्कर भी लगा होगा। तो अगर जिंदगी वहाँ पे
फुली फंक्शनल नहीं हुई तो कम से कम 50% वहां पे नॉर्मल हो गई है, और वो कम्युनिटीज के अपनी स्पेंडिंग की वजह से हुई है। बिल्कुल। किसी ने अपना जेवर बेचा, किसी ने माल मवेशी बेचे, किसी ने उधार लिया, जो भी किया उन्होंने दोबारा से मेक शिफ्ट अरेंजमेंट पे घर भी बनाए, स्कूल भी बनाए, रास्ते भी बनाए। तो ये जो सारी फाइनेंसिंग है ये भी क्लाइमेट फाइनेंसिंग है। ये जो हम छतों पे सोलर पैनल लगा रहे हैं ये भी क्लाइमेट फाइनेंसिंग है। ये जो हाइब्रिड गाड़ियां दौड़ती नजर आ रही हैं या सड़कों पे ईवी बाइक्स आ रही हैं ये भी क्लाइमेट फाइनेंसिंग है। तो हमें उस वल्नरेबिलिटी और विक्टिमहुड मेंटालिटी से निकल के जो हमारी अपनी इस वक्त इन्वेस्टमेंट है क्लाइमेट रेजिलियंस पे, उसको डॉक्यूमेंट करके टेबल पे रख के निगोशिएट करना होगा। बिल्कुल वजह कहा कि हमें ये जो विक्टिमहुड मेंटालिटी है हमें इससे आगे निकलना होगा, हमें इस मुल्क का मुस्तकबिल देखना होगा। और जाहिर है कि पूरी दुनिया जिस हिसाब से अपने आप को रीशेप कर रही है और अपनी सप्लाई चेन को ग्रीन कर रही है, तो पाकिस्तान को भी इन्हीं खुतूत पर आगे बढ़ना होगा। हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर आबिद सुलेरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और आने वाले प्रोग्राम्स में भी इस टॉपिक को कार्बन टैक्स या कार्बन इमिशन के हवाले से हमारी जो जिम्मेदारियां हैं, जो हमारी पॉलिसी जिस तरह की होनी चाहिए और फिर उन पॉलिसीज का निफाज जो है वो कितना ज़रूरी है, इनको अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाते रहेंगे। और कल यकुम शव्वाल है, हमारी जानिब से तमाम अहले वतन को दिली ईद मुबारक। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।